ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਬੈਕੋ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। मैं गल कर रही हाँ जी प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल दी जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मनप्रीत जी। डॉक्टर साहब, आप एक लंबे दहाके से पीजीआई में अपनी सेवाएं दे रहे हो। आपने टबैको पे, पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी रिसर्च भी की और काफ़ी काम भी किया है ना। मैं थोड़ा थोड़ा जा पिछे लैके जाना चाहांगी। वॉज इट ऑलवेज डिसाइडेड, तुहाडे मन च शुरू तो ही सी कि तुसीं एक डॉक्टर ही बनना है? जे बनना है तो क्यों बनना है? देखिए, जब ये बात उस समय की है कि जब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है पर 5वीं 6ठी कक्षा में होऊंगा। हाँ जी। तो उस टाइम ऐसे ही क्लास टीचर्स ने ऐसे ही पूछते थे बच्चों से कि हाँ क्या बनोगे आप, है ना। तो लोगों ने सब अपना अपना तरह का कहा। डॉक्टर्स भी कह रहे थे, लोग डॉक्टर्स इंजीनियर ज़्यादातर यही वाली चीज़ कह रहे थे। तो उस टाइम मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, तो सब लोग हंसने लगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों। तो फिर मैंने बोला मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ कि जिससे आपकी जनता का फ़ायदा हो, मतलब आम जनता का फ़ायदा हो। तो ये तो बात मजाक में हो गई ये वाली चीज़, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे। अच्छा जी। तो एयरफोर्स के अंदर जब मैं जाता था वहाँ पे एमआई रूम हमारे ये होते हैं, एमआई रूम्स या उसको क्लिनिक्स कहते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर डॉक्टर्स को देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ और वो ठीक हो रहे हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोल रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं उनको, डॉक्टर्स को। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जब 7th 8th में इकट्ठा जाता था। मैं कभी कभी बीमार नहीं भी होना तब भी मैं बोलता था कि मेरे को लेके चलो वहाँ पर, हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल में देखना चाहता हूँ उनको। तो मुझे वो देखता रहता था मैं उनको, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहीं पर मेरी ये शुरुआत हुई कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। तो 8वीं 9वीं कक्षा से मैंने सोच लिया था कि डेफिनेटली मैंने डॉक्टर ही बनना है। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਬੈਕੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਟਬੈਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਦਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। देखिए मनप्रीत जी, टबैको के अंदर जब मैं आया, ये 2009-10 की बात है, हाँ जी, बिल्कुल, कि हाँ जी। तब मैं मतलब क्यों टबैको के अंदर आया, ये भी बड़ी एक बड़ी घटना है ये वाला। जब मेरे को अपने किसी ने, मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे साथ, मैं हिमाचल से मेरी एजुकेशन हुई है, मेडिकल एजुकेशन। तो मेरे सीनियर डॉक्टर थे, पल्मोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि एक ये टबैको एरिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है और मैं आपको चाहता हूँ कि टबैको में करूँ। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों टबैको में जाऊँ, टबैको तो बहुत ही ब्रॉड है टबैको यूज़। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। रिसर्च बहुत कम थी। दूसरा, टबैको के अंदर चैलेंज बहुत है। टबैको एक ऐसी इलनेस है, बेसिकली मैं ये बोलता हूँ इलनेस है, बीमारी है कि जो आपके 50 से 60% लोग हैं उनकी मृत्यु के कारण होती है। चाहे आप कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ कहो, हार्ट अटैक जो होता है वो कहो, लंग कैंसर कहो, बॉडी के सारे कैंसर्स कहो, और जितने मर्जी बीमारियां ले लो, टबैको से वो बीमारियां होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें वो करें। तो उस टाइम से मैं टबैको में आया। और जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो मिथ्स हैं, धारणाएं जो बनी हुई थोड़ा जा ले लो फिर की है, वो थोड़ा जा ही जो होता है वो आगे जाके मुश्किल का कारण बनता है। क्योंकि इसमें एक ऐसी निकोटीन होती है, निकोटीन एक पदार्थ होता है कि वो निकोटीन जो हमारी हीरोइन, गांजा जो होता है, बड़ा नशा होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एक बार आप निकोटीन लेना शुरू कर दोगे उसके अंदर, तो फिर आप धीरे धीरे बड़े नशे करते रहोगे। तो ये थोड़ा जा लेना जो है वो बड़ा भारी सिद्ध होता है।
ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ 28.6% ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡਲਟਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ किते ना किते जाके ਵੱਡਾ बन गया। बिल्कुल। और आजकल तो ये भी हो रही है कि जैसे हुक्का, आजकल वो हुक्का बार्स खुल गए हैं, यंगस्टर्स हुक्का बार में जा रहे हैं, तो ये किसी को नहीं पता कि एक हुक्के का कश जो है 30 सिगरेट कश के बराबर होता है। माय गॉड। और लोगों को लगता है वो फिल्टर होके आता है, पानी से आता है। कोई भी केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब जो कैंसर पहुंचाते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, वो फिल्टर पानी से नहीं हो सकते। तो ये बड़ी गलत धारणा है। लोगों को ये लगता है कि जो वेपिंग है या ई सिगरेट है, जो आजकल बच्चे बहुत ले रहे हैं ये वाली चीज़, हालांकि ये बैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में बैन कर दी है, तो उसके अंदर 95% निकोटीन है। 95% निकोटीन का मतलब क्या है कि जैसे ही वो लेंगे आपको धीरे धीरे और चीज़ का भी नशा होगा। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी आती है, अब अगर वो नहीं ले पाएंगे तो सस्ता नशा करेंगे, कुछ ना कुछ तो नशा तो करेंगे। तो वो एक एडिक्शन बढ़ती जा रही है। और लोगों को लगता है कि अगर हम हुक्का बार में जा रहे हैं या वेपिंग कर रहे हैं, है ना, तो हम नहीं, हम सबसे बड़े हैं इन सब में। और अब पीयर्स के अंदर वो ठाट से बोलते हैं। ये वाला एक बड़ा ना डॉक्टर साहब एक समाज ते बड़ी सीरियस समस्या है भी। मैं हमेशा कहनी हुंदी कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਡੈਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਥਿੰਗਸ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਫ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਬਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਚਿੱਲ ਕਰਨਾ है। एक तो ये भी है और दूसरों को पता भी नहीं है, क्योंकि हुक्का के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हुक्का के अंदर वो क्या करते हैं, फ्लेवरेंट्स डालते हैं, कुछ ना कुछ एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर डालेंगे। लोगों को लगेगा मिंट फ्लेवर, हमारा तो गला ठंडा हो रहा है। अब गला ठंडा हो रहा है, इसका मतलब ये कि अच्छी प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसके कारण वो और जोर से लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि लंग्स तक अंदर तक जाए। अब ये नहीं पता वो तो फ्लेवर है, पर लंग्स में जो जा रहा है वो तो कार्सिनोजन जा रहे हैं। लोअर लंग निमोनाइटिस जो किसी और बीमारी से नहीं होती, हुक्का पीने से, क्योंकि हुक्का का जो कश है वो खींचते हैं, वो अंदर तक जाएगा। 30 सिगरेट के कश जो है वो एक साथ अंदर जा रहा है, निमोनाइटिस हो रहा है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो यूनिसेफ की। मैं पीजीआई तो था, तो पीजीआई में मैंने सीनियर रेजिडेंसी 2002 से 5 तक की। और फिर मैंने यूनिसेफ में अप्लाई किया, 2-3 जगह अप्लाई किया, सब जगह हो गया। और यूनिसेफ में उन्होंने मेरे को कॉल किया, और वो था नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना था, मुझे पता नहीं था कौन सा स्टेट देंगे, बट नॉर्थ ईस्ट में जाना था। लोगों ने मुझे बहुत डराया, नॉर्थ ईस्ट में दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है। पर वहाँ पे इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग करनी थी। जो टीकाकरण है, टीकाकरण बहुत कम था वहाँ पे। अच्छा जी। 15-20% लोग ही पूरी तरह से पूरा टीकाकरण उनका हुआ था। तो हमने वो टारगेट दिया गया, मुझे सिक्किम स्टेट दिया गया। अच्छा। तो मैं सिक्किम में गया और वहाँ पर हमने जो है 3 महीने के अंदर वो जो टारगेट था हमने वो पूरा कर लिया। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने और भी बड़ी सारी चीज़ सीखी। जैसे आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे साथ एक मीडिया वाले थे, तो वो यूज़ नहीं थे, यूटिलाइज नहीं हो रहा था। नया नया मीडिया हाउस उन्होंने वहाँ पे खोला था। तो मैंने बोला कोई नहीं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ चलो, बस आप क्लिप्स लेते रहो। अच्छा। तो वो मेरे साथ जहाँ मैं गया, वैन में बैठ के मैंने देखा, उनको बताया, जो भी चीज़ की उन्होंने क्लिप्स लिए। फिर उन्होंने क्लिप्स लिए तो मेरे को बोलते हैं अब क्या करें इसका, बोलते हैं अब इसकी, मैंने बोला फिल्म बनाएंगे इसकी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी उसकी, तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो सिक्किम है, यहाँ पर कोई अच्छी
हिंदी या किसी में अच्छा कोई नहीं बोल सकता। मैं बोला क्या करें? वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ तो अच्छी लग रही है हमको, अच्छा। है ना, तो क्यों ना आप ही इसका बैकग्राउंड वॉइस दे दो। तो हमने वो बैकग्राउंड वॉइस दी और एक 10-11 मिनट की एक फिल्म बनाई हमने इम्यूनाइजेशन की। वो इम्यूनाइजेशन की वेबसाइट पे काफ़ी देर तक वो रही, यूनिसेफ की वेबसाइट पर। तो ये बड़े चैलेंजेस थे और हमने फिर मेरे को ये मौका मिला कि बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जाऊं, क्योंकि हमारा टारगेट सिक्किम का पूरा हो गया था। मेरे कुलीग्स थे जो बाकी जगह में, तो मैं वहाँ भी गया और वहाँ पे भी लोगों के साथ काम किया, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आए वहाँ पर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? देखिए मैं तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस कैसे बना के रखना है डिस्पाइट इतना काम के बावजूद। तो मैं एक्चुअली अपने काम को एंजॉय करता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ है तो एंजॉय करो। पैशन, अगर आप उस काम में पैशनेट रहोगे तो कभी आपको स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे, बिकॉज आप वो वर्क की तरह नहीं, वो गेम की तरह लोगे। आप सुबह सुबह आ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, आप वो उत्साहित हो गए वो चीज़ करने के लिए। तो अगर आप उस उत्साह के साथ काम करोगे तो स्ट्रेस होने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाएंगे, पर तब भी रहते हैं। तो उसके अंदर हम 2-3 चीज़ करते हैं। मेरा जो सुबह से मैं थोड़ा करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ और एक्सरसाइज जिम वगैरह भी जाता हूँ। मेडिटेशन भी, थोड़ी सी मेडिटेशन होती है मेरी। शाम को मैं हल्का सा टाइम लगाता हूँ योगा के अंदर। बीच में जो डाइट है वो भी रिलेटिवली मैं वो ठीक फ्रूट बेस्ड डाइट होती है काफ़ी वाला। तो ये वाले जो आपके फैक्टर्स हैं ये भी आपको स्ट्रेस प्रिवेंट करने के लिए बहुत मदद करते हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ? देखिए काफ़ी हद तक आप बहुत समझदार हैं, काफ़ी हद तक लोग आप लोग जो हैं अब धीरे धीरे आप लोगों ने अपना खान पान जो है वो ठीक करना शुरू कर दिया है। पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कुछ चीज़ों को आप परहेज करें, जैसे टबैको या तंबाकू जो बोलते हैं, सिगरेट बीड़ी जो है उससे तो बिल्कुल दूर रहें। 1 या 2 नशा भी अगर आपने करना शुरू कर दिया उसके बाद आप उसके आदी हो सकते हैं और काफ़ी हद तक चांसेस स्टडीज़ बोलती हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि नमक और चीनी जो है उसका थोड़ा कम करने की शुरू करें। आज से ही अपनी कोशिश करें कि जितना खा रहे हैं आप एकदम से बंद मत करें, जितना खा रहे हैं उसका 3/4 कर दें, फिर आधा कर दें। धीरे धीरे जितना कम करेंगे आपको अपने अंदर खुद ही चेंज नज़र आएगा। तीसरा चीज़, एक्सरसाइज की आदत जो है वो आप ज़रूर डालें। एक्सरसाइज से नहीं, आप वॉकिंग से शुरू करें। तो वॉक करें कम से कम 40 मिनट्स। 40 मिनट्स की वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट्स में आप अराउंड 4 से 5 किलोमीटर आप चल लेंगे। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज विच वी से। और इसके अलावा आप खुश रहें और लोगों को खुश रखें। तो बेसिकली ये एक है, अगर आप लोगों को खुश रखेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ही आएगी और आप भी खुश रहेंगे। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੈਲਥ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।